व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी बीच आज सुबह पता लगा कि संगरूर से बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम आया है। जो अभी अभी आम आदमी पार्टी जीती है पंजाब में, वो संगरूर का चुनाव और खुद ये जो मुख्यमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र है वहां चुनाव हार गई है। लेकिन उस सब पे बात करने की बजाय हम फोकस रखेंगे उस सवाल पे जो पिछले 10 दिन से पूरे देश को मथ रहा है, अग्निपथ का। पिछले 10 दिन से इस पे बात हो रही है और उस पे चर्चा करने के लिए मैंने पिछली बार भी इस पे बात की थी, अपने विचार दिए थे, लेकिन सब लोग कहते हैं भाई फौजियों की बात बताओ। तो इसलिए बातचीत करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही खास मेहमान हैं। आज अग्निपथ पे बात करेंगे खुद एक जवान और एक जनरल। वो दोनों हमारे साथ हैं, दोनों इस देश की शौर्य की मिसाल हैं। इस देश के लिए दोनों अपने अपने तरीके से आइकॉन हैं। मैं चाहता हूं कि हम आप दोनों को स्टूडियो में एंटर करवाएं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब। कादियान साहब आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि जो हमारी थल सेना होती है उसमें नंबर 2 की जो पोजीशन है वहां तक रहे। आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला, तमाम तरह के शौर्य बहादुरी के। और हमारे इलाके में, ये हरियाणा राजस्थान का जुड़ता हुआ जो इलाका है, उसमें कादियान साहब की पहचान बनी उस इंसान के रूप में जो कि आर्म फोर्सेस के सवाल को पब्लिक डोमेन में भी उठाते हैं, जो चुप नहीं रहते। रिटायरमेंट से पहले भी और रिटायरमेंट के बाद भी आपने इन सवालों को पब्लिक डोमेन में उठाया है। इस वक्त कादियान साहब लंदन में हैं। मेरे विशेष आग्रह पे जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर वहां जुड़ने के लिए। थैंक यू योगेश। हमारे दूसरे मेहमान आज की बातचीत में है योगेंद्र सिंह यादव। मतलब वो मेरे नाम राशि हैं। और योगेंद्र भाई, कई बार मेरे पास फोन आते हैं आपके नाम से। लोग कहते हैं आप परमवीर चक्र शौर्य के प्रतीक योगेंद्र यादव है। मैं कहता हूँ भाई ऐसा शौर्य का कोई काम मैंने ना किया, ये किसी दूसरे का नाम है, उसका मेरे नाम पे आप आ रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है। आपके किस्से मैंने सुने हैं, पढ़ा है उसके बारे में, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे सुन के, सोच के कि इतनी गोलियां लगने के बाद कोई आदमी 60 फीट उसके ऊपर और चढ़ता गया, गोलियां लगती गई, वो चढ़ता गया, उसके बाद दुश्मन से उसने जो हमला लिया। तो आप हमारे इलाके के लिए, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस बातचीत के अंदर। आप दोनों को विशेष तौर पे हम इसलिए लाए कि पिछले हफ्ते 10 दिन से मेरे जैसे लोग तो बोल रहे हैं अग्निपथ के बारे में। लोग कहते हैं भाई तुझे फौज के बारे में क्या पता, फौजी बोलेगा तो सुनेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि मेरा फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे अपने मौसा जी कैप्टन शेर सिंह जी, वो बिल्कुल आप ही की तरह योगेंद्र सिंह जी, वो भी सूबेदार मेजर के रूप में रिटायर हुए, बाद में ऑनरेरी कैप्टन बने। तो उनके बहाने मुझे फिरोजपुर कैंट और दिल्ली कैंट घूमने का बड़ा मौका मिला बचपन में। मेरे दूसरे एक मौसा जी थे ब्रिगेडियर राय सिंह, जिन्होंने चीन के युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई थी। और मैं खुद गंगानगर शहर में बड़ा हुआ और 1971 की वॉर के समय मैं गंगानगर में था। तो उस वॉर में वहां से निकलना, वहां की स्थिति आप देख रहे हैं, गंगानगर बिल्कुल बॉर्डर पे था जहां वॉर लड़ी जा रही। और हिंदूमल कोट बॉर्डर से मैंने खुद वहां शेलिंग होती हुई अपनी आंखों से देखी। बहुत छोटा सा था मैं, 8 साल का बच्चा था। और एक और बात यहां बता दूं कि नेशनल डिफेंस कॉलेज, जो कि देश के सबसे टॉप लेवल मिलिट्री लीडरशिप को प्रिपेयर करने का कॉलेज है, वो अपने कोर्स में हर साल मुझे बुलाते हैं। मैं कई बार पूछता हूँ कि भाई सच्ची आप मेरी बात सुनना चाहते हो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप आइए और इनको एड्रेस कीजिए। लेकिन ये सब कोई फौज से रिश्ता नहीं हुआ, रिश्ता आप लोगों का है। आप बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा इस सवाल पे, इसलिए मैंने आप दोनों को आमंत्रित किया इस पे बोलने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया लेने से पहले मैं सिर्फ 5 बिंदु बताना चाहता हूं कि ये जो अग्निपथ योजना है ये है क्या। लोगों के मन में बड़े कंफ्यूजन है कि ये है क्या। कईयों को लगता है कि भाई जितनी आर्मी रिक्रूट कर रही थी उसके अलावा 45,000 और रिक्रूट कर रही है, अब आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये योजना है क्या, इसलिए मैं फटाफट 5 चीजें गिनाता। इस योजना का पहला फीचर ये है कि भारतीय सेना में जो डायरेक्ट रेगुलर रिक्रूटमेंट होती थी वो बंद कर दी गई है, हमेशा के लिए। इस साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए बंद हो गई।
नंबर 2, जो भर्ती पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी आर्मी में और खास तौर पे एयरफोर्स में, तो इतनी पहुंच गई थी कि अब तो बेचारे सिर्फ चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे, अपॉइंटमेंट लेटर का, ज्वाइनिंग लेटर का, वो भी अब रद्द कर दी गई। नंबर 3, आर्मी में आगे से रिक्रूटमेंट केवल और केवल 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के थ्रू हुआ करेगा। हर साल कुछ अग्निवीर लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, जितनों को भी रिक्रूट किया जाएगा 4 साल तक वो इस कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पे रहेंगे और फिर उसके 4 साल के आखिर में उनको रिलीव कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सारों को, लेकिन उसमें से 1/4 को दोबारा मौका मिलेगा अब रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे अब तक होता था, 15 साल की नौकरी उनको मिला करेगा। चौथी बात ये कि आर्मी में जो पहले रेजिमेंट के हिसाब से रिक्रूटमेंट हुआ करता था, रेजिमेंट के हिसाब से अपना उसका एक सोशल स्टेटस, सोशल कंपोजिशन होता था, किस रेजिमेंट में कौन लोग जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा और अब सीधा ऑल इंडिया ऑल क्लास, मतलब कोई भी रेजिमेंट हो उसमें देश में कहीं से कोई भी व्यक्ति रिक्रूट हो सकता है। और 5वां बदलाव ये कि ये जो 4 साल के लिए लोग रिक्रूट होंगे, उन लोगों को ना कोई आर्मी का प्रॉपर रैंक मिलेगा, ना कोई ग्रेजुटी मिलेगी, ना उनको पेंशन मिलेगी। ये 5 बातें मैं बताना चाह रहा था शुरू में, इसके पहले कि मैं आपकी प्रतिक्रिया जानूं। जनरल साहब, आपने इस सवाल पे लिखा भी है, कल ट्रिब्यून में आपका लेख भी आया इस सवाल पे, और आप काफी आउटस्पोकन रहे। जैसा मैंने कहा, आप आर्मी के उन लोगों में से हैं जो कि रिटायर होने के बाद भी देश और समाज के सवाल पे खुल के बोलते रहे। तो आपकी पहली रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया आपकी एक छोटी सी इस स्कीम के बारे में, तो पहली प्रतिक्रिया हम दोनों को लेंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात तो सुनते हैं, अब फौजी के मन की बात भी सुनिए भाई। जनरल साहब। योगेंद्र जी, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे सम्मुख कैप्टन योगेंद्र सिंह हैं, जो कि देश के लिए ध्रुव तारे की तरह हैं। वो एक आइकॉन है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए वो तो एक प्रेरणा के बड़े भारी स्रोत हैं। अभी आपने बोला ये अग्निपथ योजना, आपने बीच में सबसे पहला जब आपने टिप्पणी बोली 5 में से, आपने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि ये सिपाहियों के अलावा भर्ती हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। ये सिपाहियों के अलावा भर्ती नहीं हो रहे, ये उनके एवज में भर्ती हो रहे। अगर उनके अलावा होते तो शायद इतना ऑपरेशनल जो तैयारी है या जो फौज का कटिंग एज है उसमें इतना नुकसान नहीं होता। मैं समझता हूं ये स्कीम, हालांकि सरकार ने बाद में कहा कि इसका खर्चा या पेंशन नीचे करने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लगता है संबंध है। आप खर्चा कम करना चाहते हो। देखिए, गांव की कहावत है, अगर आपको मिठास चाहिए तो गुड़ तो डालना पड़ेगा। अगर आपको देश सुरक्षित चाहिए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप देश सुरक्षित रखेंगे तो बाकी सारे जो हमारी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम, कोई फायदा उनका नहीं है। या कोई और आके बैठा होगा, हमारा तो इतिहास ही ऐसे, पहले भी और लोग बैठे। तो मेरा मानना है ये स्कीम की जरूरत नहीं थी। इससे इसके 2 स्टेक होल्डर हैं, एक तो हमारे युवा हैं, उनका आक्रोश तो आप पहले देख चुके हैं, और दूसरे हैं सेनाएं। सेना को इस स्कीम का फायदा तो छोड़िए, मैं समझता हूं नुकसान ही है। कि ये तो एक आम बात है कि एक जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है फौज का, जिसका लगाव यूनिट से, जो गौरव के लिए लड़ता है, सिपाही हाथों या पांव से नहीं लड़ता, वो दिल से लड़ता है। और वो दिल से जब भी लड़ सकता है जब उसके दिल में वो भावनाएं हो, वो गौरव हो, वो जज्बा हो। वो 4 साल के टेम्परेरी जो कंट्रैक्चुअल सिपाही आएंगे उनके दिल में नहीं आ सकता। उसके तो सारे टाइम चिंता यही रहेगी कि 4 साल के बाद मैं कहां जाऊंगा। इसकी सोशल प्रॉब्लम भी आएगी। अगर एक गांव के 2 लड़के स्कीम में आते हैं, एक को फौज रख लेती है 25% में, दूसरा वापस जाता है, तो उसके लिए एक बड़ा अपमान है। उसके लिए तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं 40 साल से ज्यादा इन्फेंट्री में तो रहा हूं, मैं उन गांव से भी हूं, मेरा बचपन वहीं गुजरा जहां से रिक्रूट आते हैं। मुझे याद है हमारे एक
रिटायर्ड सुबेदार मेजर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उनको कावर्डिस के लिए फौज से डिसमिस किया था ब्रिटिश टाइम में। नॉर्थ ईस्ट में थे वो, कोहिमा इम्फाल एरिया में। वो ना कभी पंचायत में आते थे, ना लोगों के साथ बैठ के हुक्का पीते थे। वो कभी चलते फिरते नजर आते थे, कोई आवाज उनकी। तो वो अपमान, जब आपको बोला जाएगा आप फौज के काबिल नहीं रहे, आपको वापस भेज दिए गए, तो वो मैं समझता हूँ एक युवा के लिए एक बड़ा भारी झटका होगा। तो मेरा सम टोटल ये है कि इस स्कीम का सेना को कोई फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। सेनाएं की लड़ाइयां दो किस्म की होती हैं। एक तो वार होती है, जब एक बटालियन सामूहिक तौर पर जाती है तो उसमें थोड़ा झिझक वाला भी साथ चल पड़ता है। लेकिन ज्यादातर 75 साल में जो फौज की डिप्लॉयमेंट रही वो एंटी मिलिटेंसी, एंटी टेररिज्म रही है। आप मकान में टेररिस्ट घुसा हुआ है, आप 2 आदमी या 3 की टीम भेजते हुए उसको एलिमिनेट करो, उनको खतरा है। कमांडर खुद ये सोचेगा कि 4 साल वाले को भेजूं या परमानेंट वाले को भेजूं। परमानेंट के मन में एक किस्म से एक शांति रहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सरकार मेरे परिवार को पेंशन भी देगी, मेडिकल बेनिफिट भी देगी। वो 4 साल वाले दिन में वो जो बेफिक्री है वो नहीं आ सकती। ये तो आम बात है। ये नहीं कि वो बच्चे वो भी हमारे ही हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ टेम्परेरी है तो फौज को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। सिपाही अपने बटालियन के गौरव के लिए लड़ता है। गौरव जब भी आता है जब वो वातावरण में टाइम गुजारता है, जब उसको पता है कि मैंने जिंदगी यही गुजारनी है। रिटायरमेंट के बाद भी कैप्टन साहब खुद अपने बटालियन में जाते हैं, बड़ा सम्मान होता है, परिवार भी आते हैं हमारे। तो वो माहौल टेम्परेरी में नहीं आ सकता। जी धन्यवाद जनरल साहब आपकी ओवरऑल क्रिया के लिए। मतलब कुल मिला के देश की सुरक्षा को खतरा है, फौज को नुकसान है, जिसको दवाई की तरह पेश किया जा रहा है। दवाई नहीं है तो मीठा जहर है। मैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी से पूछना चाहूंगा, आपने बीच बीच में ट्वीट भी किया है, कुछ चीजें लिखी भी हैं। इस बीच पिछले 1-2 साल से आप इस इलाके की अहीर रेजिमेंट के लिए भी सक्रिय रहे थे। आपकी कुल मिला के क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, जैसे जो है हमारे जनरल साहब ने बोला है कि इस योजना का सेना के लिए कोई उपयोग है ही नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं और कह भी रहा हूं बार बार कि सेना एक संस्था है। संस्था मत समझिए, ये हमारा एक घर है, सुरक्षा का कवच है और इसमें कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे देश की जिसको संस्कृति, सभ्यता, संस्कार बोलते हैं, बाहर कहीं दिखता नहीं है, सिर्फ हमारी सेना के अंदर दिखता है। और जो हमारे संस्कृति, संस्कार हैं, वही हमारे जवानों के अंदर वो प्रेरणा, वो भक्ति, वो उसको शक्ति देते हैं, जिससे कि वो एक लड़ता है। अब ये 4 साल वाले जो है जवान जो यूनिट के अंदर जाएंगे, सेना इनको ना तो अच्छे तरीके से सिखा पाएगी, क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि यार इसको सिखा करके क्या करना है, ये तो 4 साल बाद चला जाएगा, ये हमारे काम का तो है नहीं। अब वो भी इसलिए नहीं सीख पाएगा कि उसको भी अपना पक्का नहीं है, क्योंकि एक इंसान है और उसकी जो मेंटलिटी होती है उसको ये रहता है कि एक स्थायी चीज होनी चाहिए। अब उसके दिमाग के अंदर अस्थायी है, स्थायी कुछ नहीं है, तो ना तो उसका भी सीखने में मन करेगा और वो अगले 4 साल के बाद उसने क्या काम करना है, जॉब तलाशनी है, क्या करना है, उसके बारे में वो लगता हुआ चला जाएगा। आपको 4 साल लग रही है, लेकिन 6 महीने तो उसके कहां चले गए, ट्रेनिंग में। 1 साल उसकी छुट्टी चली गई, अब बचा उसके पास में 2.5 साल। 2.5 साल में वो क्या करेगा, वो क्या सीखेगा? इन्फेंट्री में जरूर वो राइफल चलानी सीख जाएगा, बड़े हथियारों को चलाना वो नहीं सीख पाएगा। और हमारी आर्टिलरी, आर्मर्ड, सिग्नल रेजिमेंट जो होती हैं, उनमें तो वो कुछ भी सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां टेक्निकल चीजें होती हैं। तो ये एक फौज के लिए नुकसान ही तो है। फौज उनके ऊपर अपना जो पूरा स्किल है
जो इक्विपमेंट है उसको सीखने में लगा रही है और वो फौज को वापस रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये बताइए कि उससे हमारी फौज का भला होगा या नुकसान? लोग दुहाई दे रहे हैं, लोग दुहाई दे रहे हैं कि यंगेस्ट हो जाएंगे, नौजवान हमारी फौज हो जाएगी। नौजवानों से युद्ध नहीं जीता जाता है, युद्ध जीता जाता है अनुभवियों से, जो प्रोफेशनली, जिसके पास नॉलेज होती है, जानकारी होती है। आप अगर नौजवान तो सिर्फ जो है चल सकता है, लेकिन उसको किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है। युद्ध कोई ऐसा नहीं है कि जो है गांव का युद्ध चल रहा है, चलो भाई लठ उठा करके चल दिए हम पीट करके आ जाएंगे। ये देश का युद्ध है, देश की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का सवाल है। तो जब एक सेना युद्ध के लिए जाती है तो जो उसकी जो यूनिटें जाती हैं, यूनिट अपनी इज्जत मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के जो भाव हैं हर जवान के अंदर इतने अंतर मन में समाहित होते हैं कि वो उसका जो पलटन का एक जवान उसके सगे भाई से भी ज्यादा प्यारा होता है, और वो अपने उस साथी के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तत्पर होता है। क्योंकि उसको ये मालूम है, उसको ये मालूम है उस जवान को, अगर मैं रहा ना रहा, लेकिन ये मेरा साथी तो फौज में रहेगा और मेरे परिवार का हमेशा ध्यान रखेगा। आज तो ये मालूम ही नहीं होगा, उसको ये मालूम है कि 4 साल के बाद चला जाएगा, इसका तो पलटन कोई पूछेगी भी नहीं। वो क्यों उसका साथ बढ़ाएगा, वो क्यों उसके साथ में भरोसा कर पाएगा? तो ये हमारे जो एक फौज के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये दुर्लभ करने वाली बातें होती हैं। इसको आपको जो है कमजोर करने वाली चीजें हो रही हैं, एक मजबूती चीज नहीं हो रही है। और ये देश के उन युवाओं के साथ में भी, क्योंकि आज ये दुहाई दे रहे 17.5 साल से 23 साल का लड़का ऐसे घूमता है रोड पे, उसको अगर फौज में चला जाएगा तो वहां पर उसको पैसे भी कमाएगा, वापस आके उसको स्किल भी हो जाएगी। क्या पहले 17.5 साल से फौज में नौकरी नहीं हो रही थी? उनकी रिक्रूटमेंट हो रही थी ना। तो ये कौन सी नई चीज कर दी इन्होंने? नई चीज तो नहीं करी ना सर। वही 17.5 साल की वो रेगुलर भर्ती होती थी, एक सेटिस्फेक्शन होता, परिवार का भी होता था। तो वो सर जो चीजें हैं, ये अग्निपथ, आग का रास्ता है। क्या आग का रास्ता है सर? ये आज से जो 1947 से लेकर के आज तक जो भर्ती होकर के जो नौजवान हमारे सरहदों पर सेवा कर रहे हैं, वो सारे वो अग्निपथ हैं, अग्निवीर ही हैं वो। ये कोई आप अलग से कुछ नहीं है सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और एक मायने में आप दोनों ने अपने शुरू के उत्तर में ही कई मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया। लेकिन एक चीज पे मैं जो मेरा पहला बड़ा सवाल था, योगेन जी आपने एक तरह से उत्तर दे दिया, लेकिन मैं देखता हूँ लोग आप ही का हवाला दे के कहते हैं, क्योंकि पहला तर्क जो दिया जाता है वो ये कि भाई इससे फौज की आयु कम हो जाएगी। कहा जाता है कि फौज हमारी थी बड़ी बूढ़ी थी, हमारी एवरेज एज 32 साल हो गई थी, और इससे अग्निवीर स्कीम से जो पहली बात कही जाती है कि अग्निवीर स्कीम से फायदा ये होगा कि भाई इससे फौज हमारी यंग हो जाएगी, फौज की आयु कम हो जाएगी। और योगेन भाई आपका ही उदाहरण देके लोग कहते हैं देखो योगेंद्र सिंह यादव को देखो, वो 19 साल का था, उसको परमवीर चक्र मिला। ऐसे लोगों को हमें चाहिए, हमें बूढ़े नहीं चाहिए। मैं जनरल साहब से पॉलिसी के बारे में पूछूंगा बाद में, लेकिन पहले योगेंद्र जी आप बताइए। लोग तो आपका ही हवाला देके कहते हैं देखो इससे साबित होता है कि हमें यंग लोग चाहिए। सर एक ये योगेंद्र यादव ने जो है 19 साल की अवस्था में कारगिल का जब युद्ध लड़ा, तो वो 19 साल की अवस्था वाला योगेंद्र यादव नहीं था, बल्कि उसके साथ जो 20 साल सर्विस वाला मेरा प्लेटून हवलदार मदन, मेरे 5 साथी जो 15-15 साल के जो नौजवान थे, जो सिपाही थे, उनका जो अनुभव था, उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो सोच थी, उस सोच की बदौलत ये 19 साल का लड़का वहां पर 5 घंटे तक लड़ पाया। और अगर वो अनुभवी व्यक्ति ना होते तो शायद ये 19 साल का लड़का वहां पर लड़ नहीं पाता। और ये इसलिए भी लड़ पाया क्योंकि इस योगेंद्र यादव को ये पता था कि ये 32 साल तक उस फौज के अंदर सेवा करेगा। अगर वो नहीं रहा तो उसका परिवार को
पेंशन मिलेगी उसके परिवार, क्योंकि मैं तो शादी करके भी गया था। गांवों के अंदर जल्दी शादी हो जाती है, नौकरी लगानी शादी हो गई, शादी भी हो गई थी, बीवी भी थी, बच्चे भी तो, बच्चे नहीं, मेरे माँ बाप थे, भाई थे जो छोटा था, उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि एक फौज का सिपाही जब शहीद हो जाता है तो वो पलटन, वो फौज उस पूरे परिवार को जीवन पर्यंत देखभाल करती है। तो उसको ये विश्वास था, वो पक्का है, उसने तो पूरी पलटन, मेरी पलटन जो है जिंदगी भर उसका परिवार का देखभाल करेगी। ये 4 साल वाला योगेंद्र नहीं था कि 4 साल के बाद में उसको जो है कोई उसका परिवार को पूछेगा ही नहीं। बहुत जरूरी था कि आपके मुंह से ये बात लोग सुने, क्योंकि आप ही का बहाना लेके लोग ये बातें करते हैं। जनरल साहब, मैं आपसे पॉलिसी के बारे में पूछूंगा, क्या ये बात सही है कि हमारी एज प्रोफाइल बहुत ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो इसको रिड्यूस करने का क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था? यही फॉर्मूला था कि 4 साल कर दो। आपने तो बहुत इस पे पॉलिसी सोची, आपने इन चीजों को डिजाइन भी किया। योगेंद्र जी, हमारी फौज पहले ही युवा है। हम 35 और 40 साल के बीच में 85% लोगों को वैसे घर भेज देते हैं। वो इसीलिए भेजते हैं कि आपको युवा फौज चाहिए। मेरा मानना है कि योगेंद्र सिंह, जिन्होंने 19 साल की उम्र में वो गोलियां खाने के बाद भी धैर्य दिखाया, अगर वो 29 साल के होते तो भी यही करते। इनकी बहादुरी कैलेंडर से नहीं आती है, इनकी बहादुरी दिल से आती है। दिल हमेशा जवान रहता है। फौज में तो हम एक सिपाही को जवान बोलते हैं, चाहे उसकी उम्र 19 हो चाहे 39 हो। तो हमको बाल सेना थोड़ी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, फौज में हर साल फिजिकल टेस्ट होते हैं काबिलियत देखने के लिए, भाई फिजिकली फिट है या नहीं। वो 35 साल तक एक ही स्टैंडर्ड, मैंने 34 साल में वही टेस्ट पास किए जो मैंने 20 साल में किए थे। उसमें एंड्योरेंस, उसमें स्ट्रेंथ, उसमें एजिलिटी, सब टेस्ट होता था। 5-6 टेस्ट होते थे वो, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कैप्टन साहब ने भी किए होंगे भाई। तो अगर आप 35 साल तक एक ही स्टैंडर्ड लगाते हो तो माना जाता था कि सिपाही को जो फिटनेस के लिए, हर सिपाही को उस्मान बोल्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसके अपने काम करने के लिए फिटनेस चाहिए, उसमें 35 साल की उम्र तक कोई नेगेटिव या डिग्रेडेशन नहीं आता। तो आज अचानक हम ये कैसे सोचने लगे कि 26 साल वाला 28 साल वाले से बेहतर लड़ेगा। जनरल साहब, एक बात और कही जाती है, लोग कहते हैं कि कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी और कारगिल रिव्यू कमेटी ने सिफारिश की थी कि भाई बहुत ज्यादा एज है, इसको कम करना चाहिए। हालांकि मैंने उसका कुछ हिस्सा पढ़ा, वो ये नहीं कहते कि आप 4 साल रिक्रूट कर लो, वो कहते हैं कि पहले 7 से 10 साल उसको आर्मी में रखो, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज में भेज दो। लेकिन ये कारगिल रिव्यू कमेटी वाला क्या मामला है? योगेंद्र जी, हम कमेटी तो बहुत सारी हैं, जो हमको सूट करता है वो कोट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां चढ़ना कश्मीर से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पहाड़ियां सॉफ्ट हैं, बारिशें बहुत होती हैं, तो हमेशा मिट्टी बह जाती है और वो स्लोप वर्टिकल हो जाता है। दूसरा, कश्मीर में तो बकरियां रास्ता बनाती हैं, वहां आदमियों ने बनाए हुए, बकरियां सेंसिबल हैं। वहां एक जवान 58 साल तक की नौकरी करता है, वो जवान ही रहता है, सिपाही बेशक रहे। मैंने असम राइफल की कमांड करी है, कोई ऐसा केस नहीं था जब उनकी फिजिकल फिटनेस पर सवाल उठाओ। मैं ये नहीं कहता कि 58 साल तक रखो, हम तो पहले ही युवा रखे हुए, इसीलिए मैंने बताया कि 85% तो हम 40 से पहले घर भेज देते हैं। कितना युवा आप रखेंगे? आज आप 26 कह रहे हो, कल कोई 24 कहेगा तो आप चेस करते रहोगे। बहादुरी का जो मादा, जो जज्बा है, उसका फिजिकल फिटनेस से इतना बड़ा संबंध नहीं जो अपने आर्गुमेंट के लिए दे रहे। कारगिल कमेटी ने कहा होगा, मैं फिर कहता हूं कि योगेंद्र सिंह या और इनके साथी जो इन्होंने कर्तव्य वहां दिखाए थे, वो इसलिए नहीं कि वो 19 साल के थे, बल्कि इसलिए कि उनको पता था कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं और सदस्य रहूंगा। ये नहीं कि 4 साल में, अगर इनको भी कहा जाता आप 4 साल में घर चले जाओ, कोई पेंशन नहीं, तो वो जज्बा हो ही नहीं सकता। वो जो गौरव इन्होंने दिखाया उसमें कहीं ना कहीं रोक आएगी। तो ये तो परमानेंट एम्प्लॉय और एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो वो एकदम, और ये बात जी
और ये बात सुनने के बाद मैंने ना वो परमवीर चक्र विजेताओं की लिस्ट भी चेक की थी कि हर एक की एज कितनी थी, और उसमें आप जो कह रहे हैं 29 के लोग भी हैं, 34 के लोग भी हैं, इनफैक्ट उसमें ज्यादातर लोग तो 26 से ऊपर के लोग हैं। एक आधे अपवाद हैं योगेंद्र सिंह जैसे, जो कि 19-21 साल की उम्र में है। तो शौर्य का एज से कोई संबंध है, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई तुक की बात नहीं लगती। जनरल साहब, एक और दूसरा मुद्दा जो बहाना बनाया जाता है वो मेरे को तो समझ ही नहीं आया, पर क्योंकि आजकल लोग यूनिफॉर्म पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी पे बोलते हैं, तो मैंने सोचा किसी समझदार आदमी से पूछ लूंगा। वो कहते हैं इससे आर्मी की टेक्निकल स्किल अपग्रेड हो जाएगी। मेरे को समझ तो नहीं आया कि भाई 4 साल में लाके किसी को 10वीं पास बच्चे को लाके आप 4 साल रख लोगे तो उससे टेक्निकल स्किल कैसे अपग्रेड होगी, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन रोज लोग कह रहे हैं, अंग्रेजी में भी बोल रहे हैं, टीवी पे भी बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा था किसी समझदार आदमी से पूछ लूंगा कि भाई कोई चीज है जो मेरे को समझ नहीं आ रही, कोई मैं मिस कर रहा हूँ क्या, कोई बात। योगेंद्र जी, आपने एक पहले और शब्द इस्तेमाल किया था कि लोग कह रहे हैं कि अगर एक आवारा लड़का घूम रहा है उसको 4 साल फौज में भेजने से नुकसान ही क्या है। फौज एक प्रयोगशाला नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की सुरक्षा में जुटी हुई है। विशेषकर आज के दिन जब दो तरफ से आपके दुश्मन टकटकी लगाए बैठे हैं कि कोई कमजोरी आप पाए तो हम उसको ढूंढे। जहां तक तकनीकी का सवाल है, इसका ताल्लुक शायद एयरफोर्स और नेवी से और भी ज्यादा है, जहां तकनीकी ज्यादा चाहिए। लेकिन फौजें सबसे बड़ी तीनों में तो आर्मी है, आर्मी में सबसे बड़ा हिस्सा वो इन्फेंट्री का है जो कटिंग एज पर होती है। तो फोकस आपका वहां होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटी नेवी तो 1 लाख से भी कम है, एयरफोर्स 1.5-2 लाख के आसपास है, आर्मी 12 लाख की है, आपका फोकस वहां रहना चाहिए। अगर तकनीकी मिसाल देते हैं कि देखिए तकनीकी है वो सिपाही को रिप्लेस करेगी, आपकी लड़ाई का मुद्दा क्या होता है? क्या आप अपनी विल दुश्मन के ऊपर हावी हो जाएं? वो कीबोर्ड नहीं कर सकता, वो सिर्फ सोल्जर ही कर सकता है। वरना तो अमेरिका जो तकनीकी में दुनिया में सबसे आगे है, वो क्यों हार के आता है? वियतनाम में, सोमालिया में, अफगानिस्तान में भी जूते खा के निकले हैं। तो तकनीकी एक असिस्ट करती है, वो रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर तकनीकी कर सकती तो क्यों हमने एक ब्रिगेड सियाचिन पे 37 साल से बैठा रखा है? कंप्यूटर लगा देते, वहां रेडार लगा दो। क्यों हमने 50 से 60 साल जवान अपने इतनी ठंड की बर्फीली पहाड़ियों में रखे हैं पिछले 2 साल से भी ज्यादा, और ओपन एंडेड है, वो पता नहीं कितने दिन रहेंगे। तो तकनीकी रिप्लेस नहीं कर सकते, सोल्जर को असिस्ट कर सकती है। तो बिल्कुल ठीक कहा साहब, ये जो कहते हैं कि तकनीकी बेहतरी कैसे आएगी, मुझे भी नहीं समझ आ रहा किसने बोला है, ना मैंने किसी को सुना है। बेहतरी तो आ ही नहीं सकती। हाँ, वही मैं सोच रहा था जनरल साहब कि मतलब कोई, जैसे आपने कहा अभी योगेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि भाई ठीक है राइफल चलाना तो सीख लेगा, लेकिन आर्टिलरी का जो ज्यादा सीरियस काम है या सीरियस गन्स वगैरह चलाना, और नेवी और एयरफोर्स में तो काम ही बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का है, तो ये 4 साल वाला कैसे सीखेगा? और जब तक अगर सीख भी लेगा तो उसके बाहर जाने का दिन आ जाएगा तब तक तो ये इससे टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव होगी? मेरे तो दिमाग में ही बात ना घुसी। बाकी आपने बिल्कुल ठीक बताया कि भाई खाली टेक्नोलॉजी से तो लड़ाई जीती ना जाती है। योगेंद्र सिंह जी, आप अगर अपना अनुभव बताएं, कितने समय आपको लगा और कितने समय में आपने देखा लोगों को ट्रेनिंग लेने में कितना समय लगता? सर, जो हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो तो 9 महीने की होती है। जो हम ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर जो है एक बेसिक ट्रेनिंग होती है कि वहां कि एक सिविलियन बच्चा एक फौजी माहौल में ढल करके पलटन में पहुंचता है, और वास्तविक ट्रेनिंग उसकी पलटन में शुरू होती है, जो उसको 3 और 4 साल के अंदर एक सिपाही के ढांचे में ढालते हैं। क्योंकि वहां जो यूनिट की परंपरा रीति रिवाज होते हैं, जब तक वो सैनिक उस यूनिट की रीति रिवाज परंपराओं में नहीं समाहित हो पाता है, तब तक वो एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाता है, तब तक उसके अंदर सैनिक के वो गुण नहीं आ पाते। और वो जो जो हमारी जो जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो तो वो एक व्यक्ति के अंदर, उस नौजवान के अंदर एक जज्बा, जुनून और जोश पैदा करते हैं
इज्जत और मान मर्यादा उसको जो है सिखाई जाती है कि पलटन की इज्जत कैसे यहां तक पहुंची है, कैसे बनी है। आपने देखा होगा कि अब टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, अभी 2 साल पहले गलवान घाटी की है, वहां पर, तो अगर वहां पर भाई टेक्नोलॉजी भेज देना था, वहां पर क्यों जवानों को भेजा था? तो वहां पर भी उस निहत्थे हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने निहत्थे सिर्फ इस जिगर से, जुनून से, जिस क्षेत्र से जुड़े थे, जिस पलटन से जुड़े थे, उनके अंदर उसकी इज्जत मान थी कि वो भाई वहां पे खड़े हैं तो चाहे वो निहत्थे बेशक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चाइनीज सैनिकों को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके, उनकी हड्डियों को तोड़ करके, किस तरह से हम पूरी दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान के ये प्रोफेशनल जवान है, ये संविधान वाले जवान नहीं है, एक संविधान पे ला करके खड़े कर दिए थे। संविधान वाले वो चाइना वाले थे जिनमें ना इतना जज्बा था ना जुनून था। ये जज्बा और जुनून पैदा होता है स्थाई वाले के अंदर, और वो स्थाई वाले जवानों ने किस तरह से देश का मान और सर ऊपर रखा था। ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सर, -50 डिग्री टेम्परेचर, जनरल साहब जानते हैं सियाचिन के अंदर जो बाना पोस्ट है, -50 डिग्री टेम्परेचर है, जहां पर आरटी के बम नहीं फटते हैं, ये ग्रेनेड फटते ही नहीं है, हथियार जम जाते हैं। वहां पर अगर युद्ध लड़ना होगा तो ये आपकी टेक्नोलॉजी धरी के धरी रह जाएगी। वहां पर युद्ध अगर जीता जा सकता है तो वो जवान के जोश और जुनून और अनुभव से जीता जा सकता है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था योगेन जी। आपने जिक्र किया अपने प्लाटून के रीति रिवाज, संस्कार, मान मर्यादा का। उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसको ज्यादातर लोगों ने अभी तक नोटिस भी नहीं किया कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसके तहत अब तक जिस तरह का रिक्रूटमेंट होता था वो बंद करके ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट होगा। तो पहले क्या हुआ करता था कि हर रेजिमेंट में सिर्फ, वैसे तो आप दोनों लोग मुझसे कहीं गुना ज्यादा जानते हैं, लेकिन जैसे ग्रेनेडियर है, ग्रेनेडियर के अंदर भी ये हरियाणा और जिस इलाके से आप बुलंदशहर वगैरह, इस इलाके के कुछ खास समुदाय के लिए एक खास जगह वहां पे है। कुमाऊं रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट में मैं जानता हूं, जहां से मैं आता हूं, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव, यहाँ के लोगों के लिए कुमाऊं रेजिमेंट में जगह है। ये सब चीजें पहले बनी हुई थी, अब वो सब खत्म करके हर रेजिमेंट में हर तरफ के लोग जाएंगे। इसका क्या असर पड़ेगा फौज के मनोबल पे, कई लोग बताते हैं। और एक तो मनोबल पे क्या असर पड़ेगा, दूसरा जिस इलाके में, जैसे मैं जिस इलाके से आता हूं, ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव इलाका दक्षिण हरियाणा का है, जहां से बहुत फौजी हैं हमारे। तो आप जिस घर पे उंगली रख दो वहां पे आपको कोई ना कोई फौजी या कोई रिश्तेदार फौजी मिल ही जाएगा। और तो इन इलाकों में क्या होगा, क्या अचानक यहाँ से भर्ती होनी कम हो जाएगी? अगर जो पूरी पीढ़ियों का जहां संस्कार है, और जनरल साहब आप खुद भी उस इलाके से आते हैं, तो ये जो पॉलिसी डिसीजन हुआ है इसके क्या इम्प्लीकेशन है, इस पे इतनी बहस नहीं हुई है। और खासतौर पे ये जो पूरा अपना इलाका है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का ये वाला जो झुंझुनू सीकर वाला बेल्ट है, और उत्तर प्रदेश का ये जो मेरठ बुलंदशहर, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ परंपरा है, बरसों से पीढ़ियों की परंपरा है लोगों को फौज में भेजने की। ये सब अचानक बंद हो जाएगा, इसका क्या परिणाम होगा? तो मैं चाहता था जनरल साहब इसकी पॉलिसी के बारे में कुछ बताएं। योगेंद्र जी, ये नहीं लगता कि इस स्कीम की वजह से वो खत्म होगा। हमारी जो फौज की बनावट है, और जब मैं फौज की बात करता हूँ, इन्फेंट्री की बनावट है, क्योंकि सबसे बड़ा आर्म वही है, वो अंग्रेजों के टाइम की है। उन्होंने शायद समाज को बांटा था, मार्शल कॉम, नॉन मार्शल कॉम, अपने फायदे के लिए। लेकिन हमने देखा है पिछले 75 साल में उसके बहुत फायदे हैं। जो आप जब नारा लगाते हैं वहां पहुंच के, जय बलवान या जय माता जी की, या जो भी कोई आपका यूनिट का नारा है, वो जो जोश देता है वो शायद तिरंगा नहीं देता। आपकी लॉयल्टी
स्मॉल यूनिट की लॉयल्टी से आप काम करते हो। ये दोनों किस्म की यूनिट अभी हमारे पास, सिंगल कास्ट यूनिट है, फिक्स्ड कास्ट यूनिट है और मिक्स्ड भी है, तीनों है। सिंगल कास्ट जैसे जाट्स हैं, अहीर्स हैं, राजपूत हैं, डोगराज हैं, और फिर फिक्स क्लास जैसे मेरी रेजिमेंट है राजरिफ, आधे राजपूत आधे जाट, वो भी ठीक काम करती है। और फिर मिक्स जैसे महार है, जैसे गार्ड्स हैं। तो अगर हम इतिहास देखते हैं तो ये नहीं कंक्लूजन लगाया जा सकता है कि कौन सी किस्म की यूनिट अच्छा काम करेगी। 65 की लड़ाई में 3 जाट ने डोगराई की लड़ाई लड़ी थी, जो कि एक इन्फेंट्री की बहुत मशहूर लड़ाई है। उसी लड़ाई में 1 जाट डेरा बाबा नानक में सीओ को पद से हटाया गया था क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो कई फैक्टर होते हैं, आपकी लीडरशिप, आपके अपोजिशन क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। ये 1980 के शतक में एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया था कि भाई ये जो भी सिंगल क्लास या फिक्स क्लास है इनको मिक्स क्लास बना दो। मेरी अपने रेजिमेंट में एक नई बटालियन खड़ी हुई थी जिसमें 5 अलग अलग गढ़वाली भी थे, तमिल भी थे, राजपूत भी थे, जाट भी थे, कम्युनिस्ट भी आ गए। लेकिन उससे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बड़ी होती है। हमारा तो देश बड़ी विभिन्नता के लिए जाना जाता है। आपको राशन चावल देना है या आटा देना है, उसी में समस्या आ जाती है। आपको मीट हलाल देना है या दूसरा देना है, उसमें समस्या आएगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो लोग बात करते हैं फौज की, फौज एक क्लोज ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाहर वाले इसके बारे में नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। तो वो जो अंदरूनी बातें जो कैप्टन साहब जानते हैं, जो हम जानते हैं, मेरे पिताजी ने भी दोनों इन्फेंट्री सिपाही थे, वो भी कैप्टन होकर रिटायर हुए थे, जो हमने उनसे सीखी हैं, वो बाहर वालों को नहीं पता है। तो जो राय वो देते हैं वो इट इज सेमी इन्फॉर्म्ड, वो फुली इन्फॉर्म्ड नहीं है। तो ये राय रेजिमेंट आप चाहे कैसी ले, लेकिन एक अगर घोड़ा ठीक भाग रहा है तो क्यों चाबुक मारते हो आप। ये एक्सपेरिमेंट भी 80s के बाद छोड़ दिया गया था कि भी मिक्स करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान हो सकता है। तो अभी वो एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। इस स्कीम में उस एक्सपेरिमेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जहां तक मैं समझता हूँ। ये बात जरूर आई है कि रेजिमेंटेशन खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ जनरल साहब, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि सरकार के नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सारे रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे किए जाएंगे। और उसके बाद जब इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, ये जो सीनियर तीनों फौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो जनरल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की, उन्होंने कहा कि हाँ, देश के तमाम इलाकों से लोग कम रिक्रूट हो रहे थे, उन सबको अब हम बराबर चांस दिया करेंगे और ये धीरे धीरे इसका बदलाव होगा। शुरू में हम हर कंपनी के अंदर 1-2 लोगों को देंगे इत्यादि। तो उससे मैसेज तो क्लियर है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको बदलने का सरकार ने मन बना लिया है। और इसके समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं वो लोग खुल के कह रहे हैं कि देखिए, इतने साल से फौज में जो जाति धर्म का खेल चल रहा था, क्षेत्रवाद चल रहा था, वो सारा टंटा हमने खत्म कर दिया है। तो कुछ तो बदलाव है। अब एग्जैक्ट क्या है वो आप ठीक कह रहे हो, अंदर के लोग बेहतर समझेंगे। लेकिन सरकार तो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर रही है, नोटिफिकेशन में लिख चुकी है कि ये बदलाव होगा। अब क्या होगा या तो सरकार खुद बताए, नहीं तो जो कैलकुलेशन हमने किया उसके हिसाब से तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब में जो भर्ती है वो तो एकदम कम हो जाएगी। योगेंद्र जी, फौज की भर्ती अभी भी ऑल इंडिया बेसिस पर है। ये वॉलंटरी सर्विस है, जो आना चाहता है, चाहे वो केरलाइट हो, चाहे अब कुछ स्टेट के आना नहीं चाहते, गुजरात से बहुत कम लोग आते हैं। ये नहीं कि भाई हम गुजरातियों को लेते नहीं है, पर वो हर स्टेट का कल्चर अलग होता है। कुछ इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, कुछ एजुकेटेड ज्यादा हैं। ट्रेडिशनली जो रिक्रूटिंग बेस है जो आपने बताया नॉर्थ इंडिया की तरफ है, लेकिन बंदिश अभी तक भी नहीं थी। रिक्रूटमेंट 2 तरीके से की जाती है। एक तो वो जो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड वाले करते हैं, रिक्रूटिंग ऑफिसर करता है, वो फिर रिक्रूट करके वो अलग अलग रेजिमेंट में भेजते हैं।
दूसरा रेजिमेंट अपने आप भी रिक्रूटमेंट करती, जैसे ग्रेनेडियर्स वाले जबलपुर में सेंटर है, वहां भर्ती होती है, हमारा दिल्ली कैंट में है, वहां भर्ती होती है। तो ऑल इंडिया बेसिस तो अभी भी है। ये तो 80s में मेरे ख्याल से जब से जगजीवन राम जी डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कहा भाई हमारे बिहारियों को भी मौका दो फौज में। तो एक आरएमपी फैक्टर आ गया था कि रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन के जो एज ग्रुप में आते हैं उसी पर्सनैलिटी में, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि अगर स्टेट वाले होना ही नहीं चाहते भर्ती तो आप कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता ये सरकार की, मैंने नोटिफिकेशन तो मैं यहाँ हूँ पढ़ी नहीं है, लेकिन इसमें कोई बदलाव आएगा। अभी भी जो चाहता है भर्ती होना आए, अगर वो फिट है तो भर्ती कर लिया जाता है, उसका धर्म या उसकी जाति या उसकी स्टेट नहीं देखी जाती। हाँ, भर्ती करने के बाद उसको कहाँ भेजना है वो दूसरी बात है। वो फौजें अभी भी जैसे मैंने लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बताया, आप एक बटालियन में वो 8 ईटर्स भी रखो, राइस ईटर्स भी, कोई मछली खाने वाले हैं, कोई मीट खाने वाले हैं, कुछ वेजिटेरियन है, तो उसमें लॉजिस्टिक समस्याएं आती हैं। ये नहीं कि लड़ाई का मादा उनमें कम होगा। जब वो भर्ती में हो जाते हैं, जब यूनिट में उनका जज्बा पैदा होता है तो हर जवान लड़ता है। तो इसका मेरे साथ अभी भी ऑल इंडिया बेस्ड है, वॉलंटियर है हमारी आर्मी, जिसको भर्ती होना अभी भी आता है, तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जहां तक मैं समझता हूँ। योगेश जी, यही सवाल संक्षेप में आपसे भी कि ये अगर बदलाव होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे को कागज में तो इशारा साफ दिख रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इनकी तरफ से साफ इशारा किया जा रहा है कि हम बदलेंगे। अगर होता है तो उसका आर्मी पे क्या असर पड़ेगा और इन इलाकों पे क्या असर पड़ेगा जहां से? नहीं, बिल्कुल सर, जैसे सर कादियान साहब बोल रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल और ऑल कास्टेज के ऊपर जैसे भर्ती तो पहले भी होती चली आ रही है और अभी भी होगी। बट हाँ, ऐसा है सर कि कुछ जैसे रेजिमेंट हैं, अभी जो हमारा ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के अंदर अगर मैं जो 3 यूनिट हमारी, जो 3 कंपनियां यादवों की हैं, उसमें सर क्षेत्र वाइज बटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इतने होंगे, हरियाणा के इतने यादव, और राजस्थान के इतने, मध्य प्रदेश के इतने, बिहार के इतने, और अदर। तो अगर वहां की वैकेंसी निकलती है और हरियाणा के जो है अगर 50 यादव जाने थे, यूपी के 25 जाने थे, तो अब जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अगर मेरिट बनेगी तो कहीं ना कहीं सब जो है क्षेत्रों की जो वैकेंसियां वो कम हो जाएंगी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। क्योंकि पहले तो एक निश्चित कोटा था कि भाई 25 जाएंगे तो 25 यूपी वाले भर्ती हो सकते हैं, हरियाणा वाले नहीं भरेंगे उसमें। तो ये एक था ऐसा ये। और आप जो ये चीजें जो बता रहे हैं कि सर ये यूनिट, अगर यूनिट सेना का पिलर है, रीढ़ की हड्डी है हमारे जो रेजिमेंट है, और रेजिमेंट के अंदर जो जोश और जुनून जो आता है वो सर जो है उसी से आता है। उस क्षेत्र कास्टिज्म जो आपने देखा है सर, हमने सबने देखा है कि जब एक दूसरे यूनिट के अंदर इंटर बटालियन गेम होते हैं, तो अगर एक तरफ राजपूत की बटालियन गेम खेल रही है, अगर जाटों की खेल रही है, तो जो कास्टिज्म वाली जो स्पिरिट बढ़ती है, बोला हम यार जाट हैं, हम जो है ना राजपूत हैं, हम हार नहीं सकते, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। और वही चीज वो राष्ट्र को काम आती है, वही राष्ट्र को काम आती है। मैं वहां पर देखा सर, जब कारगिल के दौरान 18 हमारी 16 कैनेडियन वो सक्सेस नहीं, 18 चली, 18 की बहुत सारी कैजुअलिटी हुई। फिर सेकंड राजपूत आई, तो सेकंड राजरिफ ने जो है, सेकंड राजरिफ ने कि बोला भाई ये राजरिफ राजा रामचंद्र की फौज है, और राजा रामचंद्र की फौज कभी हारती नहीं है। सर मैंने वो भी देखा है कि पलटन के अंदर कि एक ही यूनिट के अंदर एक ही परिवार के 7 बंदे थे, 7, और वो ये कहते जा रहे थे कंपनी कमांडर को कि बोला सर 7 ताबूत खरीदने की आवश्यकता नहीं है, अगर शहीद हो जाते तो एक ही ताबूत में भेज देना। वो जज्बा था, वो जुनून था। उसके बाद सेकंड राजरिफ ने जब हमला करके कब्जा कर लिया, उसके बाद 13 जैकरिफ आई, उसमें पूरा जो है हिमाचल, जम्मू और इधर के बंदे थे, पंजाब के बंदे।
उनके अंदर बोला नहीं यार, राजनीति वालों ने जो ना कब्जा कर लिया है, तो अब हमारा नंबर है, हम इनसे अपनी इज्जत और मान मर्यादा को कायम रखना है, अब हम आगे जाएंगे। तो कैप्टन विक्रम बत्रा वाली यूनिट ऊपर जाकर के 5140 के ऊपर उन्होंने जो है शहादतें भी दी और देश को वो भी। तो ये जो पहले से जो हमारी जो ये रेजिमेंटें बनाई हुई है, अंग्रेजों ने जिस तरह से इनका जो संरचना बनी, कहीं ना कहीं सोच समझ करके राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्र को रक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं इन रेजिमेंटों का निर्माण किया था। जी जी जी। अगर इन रेजिमेंटों के ऊपर कोई छेड़छाड़ की तो इस बहुत बड़ा नुकसान हमारी सेना और हमारे देश को उठाना पड़ सकता। लेकिन जैसा जनरल साहब ने कहा, हमें अभी इसका एग्जैक्टली समझना होगा कि इस प्रेजेंट नोटिफिकेशन का अर्थ क्या है, धीरे धीरे खुलेगा, क्या इसमें होता है। बस लंबी बातचीत हमारी हुई है, खत्म करने से पहले आपसे मैं युवाओं के नाम संदेश भी लूंगा कि ये जो युवा सड़क पे हैं उनको आपकी तरफ से क्या संदेश होगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल जनरल साहब के लिए। जनरल साहब देखिए, असली बात वही है जो आपने शुरू में कह दी थी, बाकी तो सब बातें छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए, इस पे कुछ चमकाने के लिए। असली बात है कि भाई पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे, पैसे बचाने हैं, पेंशन और सैलरी का बिल बहुत बढ़ गया था। असली बात यही है। और ज्यादातर लोग ईमानदारी से बोलते नहीं, कुछ लोग ईमानदारी से कह देते हैं कि यार बड़ा पैसा था खर्च, देखो पैसा तो बचाना था, बताओ और क्या तरीका है। तो मैं वो सवाल आपको रखता हूं, आप बताओ और क्या तरीका है। योगेंद्र जी, सरकार को पैसा चाहिए, कोई शक नहीं है। मेरी इसमें राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने 2005 में प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत थी, आपने सेस लगा दिया 2% का। 2008 में आपने सेकेंडरी एजुकेशन भी शामिल कर ली और हेल्थ सर्विस शामिल करके वो सेस 3% हो गया। क्योंकि सारी जो एजुकेशन है पब्लिक को इफेक्ट करती है, हेल्थ पब्लिक के लिए है। लेकिन जब सेना का काम आता है, उस वक्त हमने टीचर्स को नहीं बोला भाई एजुकेशन है, तुम जिम्मेवार हो, पैसा इकट्ठा करो। हेल्थ की बात आती है, हमने डॉक्टर्स को नहीं बोला। लेकिन जब सेना की बात आती है, सेना की सर्विस भी पब्लिक सर्विस है, सिपाही अपने लिए नहीं करता है। अगर योगेंद्र सिंह ने जान जोखिम पे लगाई थी, वो अपने लिए नहीं लगाई थी, वो देश के लिए लगाई थी। तो ये भी देश की जिम्मेवारी है। आपको रेलवे में फंड चाहिए, वो किराया बढ़ा देते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनानी है, आप फ्यूल की कॉस्ट बढ़ा दो। तो डिफेंस फंड का भी आप सेस क्यों नहीं लगा देते? हर देशवासी इंटरेस्टेड है कि हम सुरक्षित रहें। तो सिर्फ सिपाहियों को ये कहना भाई तुम्हारी पेंशनें ज्यादा हैं इसलिए पैसा कम पड़ रहा है, ये तो उनके मोराल पर भी असर पड़ेगा। बात आप उनको ये नुक्ता देते रहो कि भाई ये पैसा कम इसलिए पड़ रहा है, आपकी आधुनिकीकरण इसलिए कम हो रही है क्योंकि आप पेंशन ज्यादा ले रहे हो। पेंशन तो डॉक्टर्स भी ले रहे हैं, टीचर्स भी ले रहे हैं। वहां जब आती है आप समाज में आ जाते हो। जब फौज की बात आती है, क्योंकि फौज को आप अलग थलग मानते हो, कहते भाई अपना पैसा बचाओ और अपना आधुनिकीकरण करो। देश को अगर जरूरी है फंड, डिफेंस बजट नहीं दे सकते, जो कम होता जा रहा है, 1.6% है अभी, चाइना का हमसे 3 गुना ज्यादा है। तो अगर पैसा कमा, आप इस पर भी सेस लगाएं। हर देशवासी की जिम्मेवारी है, हर जो इनकम वाला है जो सेस में टैक्स देगा। तो ये क्यों आप बोझा सारा सिपाहियों पे डालते हो? भाई आपकी फौज है, आप पैसा इकट्ठा करो। ये तो बात मेरे को समझ नहीं आती है। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। भाई सिपाही अपने लिए नहीं लड़ता है, वो देश के लिए लड़ता है। वो जान जोखिम में डालता है, वो देश के लिए डालता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहे। तो बाकी लोगों की भी उतनी जिम्मेवारी है उसके आधुनिकीकरण में। अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, आधुनिकीकरण से नए हथियार लेने हैं, वो तो चलता रहेगा, सिलसिला है। तो सबके जिम्मेवारी होनी चाहिए। और वहां आप सिर्फ डिफेंस को अलग मान लेते हो। और किसकी जिम्मेवारी, कौन दिलचस्पी नहीं रखता देश को सुरक्षित रखने में? हम सब लोग रखते हैं। तो फिर हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप सेस लगा दो अगर और कोई चारा नहीं है आपके पास, लेकिन पैसा आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने वो शुरू में कहा कि मिठास चाहिए तो गुड़ डालना पड़ेगा, लाओ कहीं से। सही बात कही। फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन 2-4 बातें बिल्कुल सिंपल हैं। एक तो मेरे सही बेसिक बात ये है
कि जिसको आर्मी की पेंशन का फंड बोला जाता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिविलियंस को जा रहा है। वो जवान को नहीं जा रहा, वो लड़ने वाली फौज को नहीं जा रहा, वो सिविलियंस को जा रहा है, बहुत मेजर उसका हिस्सा। क्या बचत की शुरुआत वहां से नहीं करनी चाहिए? लड़ने वाले जवान के आप पेंशन पे हाथ मारो, उससे पहले तो आप वहां पे शुरुआत करो ना। और दूसरा दुख की बात ये है कि सरकार ने बात तो बहुत की है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद, इन सब की, और मैं यहाँ राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता इस अपनी बातचीत में। लेकिन सच ये है कि इस सरकार के रहते हुए देश का डिफेंस बजट बढ़ा नहीं है। बातें बढ़ी हैं, डायलॉग बढ़े हैं, बजट नहीं बढ़ा है। और जब आप एक तरफ चीन का मुकाबला कर रहे हो, और इस वक्त चीन से जितना खतरा है वो किसी और दिन की बात है, कि वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा रहे हैं, आपके जमीन के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं, और ये वक्त है जबकि हम आर्मी की संख्या कम कर रहे हैं, उसका बजट घटा रहे हैं। मेरी मोटी बुद्धि में तो बात फंसती नहीं है कि मतलब ये क्या मामला हो रहा है, पर जरूर कुछ इसका तर्क होगा। अंत में मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि ये जो युवा, बहुत युवा हैं जो इस बातचीत को भी सुन रहे होंगे, पिछले कई दिनों से मैंने कई युवाओं से बात की है। अब कई तो बेचारे डर गए हैं, क्योंकि जनरल लोगों ने आके टीवी पे धमका दिया है उनको कि तुम करोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, हलफनामा देना पड़ेगा, ये वो, तो डर गए हैं। लेकिन मन में बड़ा गुस्सा है, बड़ा दुख है, बड़ा क्षोभ है। और खास तौर पे मैं बताऊंगा, वो जो एयरफोर्स और आर्मी में जिनकी भर्ती शुरू हो गई थी, लगभग 50,000 हैं जिनकी भर्ती शुरू हो गई थी, जिन्होंने मेडिकल क्लियर कर लिया था, वो कर लिया था, और जब वेट कर रहे थे कि बस अब तो 2-1 महीने की बात है, हो जाएगा। उनके लिए, जो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए, और जो भविष्य में आर्मी में आना चाहते हैं, तो जनरल साहब पहले आपका, और फिर अंत में योगेन जी आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? योगेंद्र जी, पहली बात तो मेरा मानना है स्कीम जरूरी नहीं थी। अगर आप इसको लागू करना चाहते थे तो जो पहले ही पाइपलाइन में थे, जिन्होंने कुछ टेस्ट पास कर लिए थे और इंतजार कर रहे थे कोविड की वजह से डिले, इस बार की भर्ती पुराने तरीके से करो आप। और अगला जब भी साइकिल आता है उससे फायदा क्या होगा? एक तो जवानों को भी सोचने का मौका मिला, भाई ये 4 साल की स्कीम हम 2 साल के बाद लागू करेंगे, तो आपके प्रोटेस्ट इतने नहीं होते, जवान समझ जाता, और सरकार को भी इनपुट लेने का मौका मिलता। अभी तो ये स्कीम ऐसे अचानक सी आई है। दूसरा, ये पहला मौका है, कम से कम मेरा अनुभव तो नहीं है, कि जब फौजी जनरल को आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ती है एक स्कीम को। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये फौजों के पॉलिटिसाइजेशन की शुरुआत है, ये नहीं होना चाहिए। फौज तो एक ऊंट की तरह होती है, उसको आप तंबू में गर्दन अंदर करने की जगह दो तो तंबू ले लेगा वो। अड़ोस पड़ोसी को, फौजों को दूर रखो, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, क्यों आप उसमें दखल डालते हो? ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं, पैसा आपको चाहिए और तरीके ढूंढो। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी जनरल्स को आगे कर देना, इससे भी जो इम्प्रेशन वो यही होता है कि सरकार शायद इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इनको आगे करो, वो तो हुक्म दोगे मानेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कदम सही नहीं था और अनप्रेसिडेंटेड है। पहले ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। कारगिल की लड़ाई में भी आर्मी चीफ रोज नहीं आते थे प्रेस में, एक कर्नल साहब आते थे, कर्नल विक्रम सिंह, जो बाद में खुद चीफ बने, वो स्पोक्स पर्सन थे। तो आर्मी के जनरल को तो बहुत कम आना चाहिए मीडिया के सामने, और ये तो सरासर एक किस्म की सेल्समैनशिप थी। और ये कहना, ये तो कानून में भी गलत है कि भाई जब आप भर्ती के लिए आओ एफिडेविट लेके आओ कि मेरे खिलाफ कोई जुर्म नहीं। अब मैंने भी स्कूल में किसी की साथी की पेंशन उठाई होगी, वो भी जुर्म था, क्या मैं एफिडेविट दे सकता हूँ? हाँ, अगर किसी के खिलाफ कोई लीगल प्रूफ है कि भाई ये इन्वॉल्व था, आप उसको मना कर सकते हो। लेकिन आप एक सीधे साधे सिविलियन को कैसे बोल सकते हो भाई एफिडेविट देगा तो तुम्हारा कैरेक्टर ठीक है? मेरे ख्याल से अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो लीगली भी अपहोल्ड नहीं होगा। तो ये तो बातें सही नहीं थी। ये स्कीम को पोस्टपोन करना चाहिए था, पहले अनाउंस करो, फिर बोलो अब की भर्ती हम कर लेते हैं। जवान वेट कर रहे थे, इतना गुस्सा नहीं होता। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलता है स्कीम क्या है। बच्चों के लिए क्या संदेश है? बच्चे तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई है, 7.83 है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है दुर्भाग्यवश। तो वो तो बेचारे जहां नौकरी मिलेगी आएंगे, लेकिन फौजों को इसका क्या फायदा होगा, वो मैं नहीं मानता कोई फायदा होगा।
योगेन जी, कई इस देश के बहुत नौजवान हैं जो आप जैसे लोगों को एक आदर्श के रूप में देखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। वो सड़क पे है, कुछ गलत काम भी कर जाता है, लेकिन उसके मन में जज्बा है कि भाई मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो आप जैसे व्यक्ति की तरफ पलट के देखता है कि भाई क्या करूं बताओ। बिल्कुल जो है, क्योंकि ये तो जो हिंदुस्तान की धरती है तो वीर और वीरांगनाओं की धरती रही है। ये हमारे पुरुषार्थ की और परमार्थ की धरती रही है। तो उन्हीं का रक्त तो हमारे भी जो है शरीर के अंदर बह रहा। तो वो किसान और जवानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, जो फौज के अंदर सिपाही के लिए दिन रात तैयारी करते हैं, दिन रात। और जब कहीं ना कहीं उनके मनसूबों के ऊपर एक साथ पानी फिर जाता है तो मनोबल टूटता है। और वो मनोबल टूटा है क्योंकि वो जो 50,000 जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो बच्चे थे, जिन्होंने टेस्ट दे रखे थे, मेडिकल पास किया हुआ था, सिर्फ एक रिक्रूटमेंट का जो है ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनका अचानक से टूट जाना, उनके अचानक से वो सपने बिखर जाना, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर रोष होगा। और रोष प्रकट करने का उनका अधिकार भी है। वो किसके सामने जाकर के अपने, अगर मैं इस घर का सदस्य हूं और इस घर में अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ तो मैं घर वालों को रोष में बोलूंगा ना। तो उस घर के बड़े बुजुर्ग का क्या दायित्व बनता है? उस घर के बड़े बुजुर्ग का यह दायित्व बनता है कि वो सामने आए और उन बच्चों के साथ बैठ करके या आमने सामने वार्तालाप करें, उनको समझाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो। तो मैं उन नौजवान साथियों से बस इतना कहूंगा कि हिंसक रास्ते पर मत जाएं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक जो लोग हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपको जरूर अफवाहों के साथ में भड़काएंगे और आप भड़क जाए। और आप देश की प्रॉपर्टी को जिस तरह से बहुत नुकसान पहुंचा है, वो देश की नहीं, हम सब की प्रॉपर्टी है, आपका भी उसमें हिस्सा है। और जो आपका लहू देश की सीमाओं पर बहना चाहिए, देश की रक्षा में बहना चाहिए, दुर्भाग्यवश वो लहू आज रोड पर बह रहा है। ये भी हमारे राष्ट्र के लिए, ये राष्ट्र के लिए बड़ी जो दयनीय और सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय है कि जो यूथ राष्ट्र की ताकत है, शक्ति है इस राष्ट्र की, और इस राष्ट्र की शक्ति, इस राष्ट्र का यूथ राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र की रक्षा में लगना चाहिए। उसका लहू देश की उन्नति और विकास में लगना चाहिए। उसका लहू सीमाओं पर रक्षा करने में बहना चाहिए। आज वो कहीं ना कहीं रोडों पर बह रहा। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? मैंने तो पढ़ा था जनरल साहब, और आप मेरे से बहुत उम्र में बड़े हो, मैंने तो ये पढ़ा है और ये महसूस भी किया कि जिस धरती के ऊपर नारी और वीरों का सम्मान नहीं हुआ करता है तो वो धरती बंजर हो जाती है, वो बंजर हो जाती है। और जिस देश के युवाओं का भविष्य अगर उज्जवल नहीं है, उसका युवाओं का भविष्य अगर अंधकार में है, तो उस राष्ट्र का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाता है। तो मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से, जनरल साहब, आपके सानिध्य से मैं भारत सरकार और तमाम उन पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं, क्योंकि हम सेना के बंदे हैं और सेना की का हर एक लहू हमारे शरीर के अंदर बहता है। बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है कि ऐसी योजनाओं को बंद करके स्थायी जो हमारी भर्ती की प्रोसेस थी उसी को प्रोसेस को कर दीजिए। बहुत वैकेंसी खाली है आज जो, और ये फौज धीरे धीरे घटती चली जाएगी। जवानों के ऊपर मानसिक तनाव आता चला जाएगा, काम फौज के बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और जवानों की संख्या जब घटती हुई चली जाएगी तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का उनका मेंटल जो लेवल पहुंचेगा, उनका स्ट्रेस कितना पहुंचेगा। तो उस मेंटल स्ट्रेस को आप जितना
आप कम करना चाहते हैं तो यूनिटों की वो वैकेंसियों को पूरा करें, स्थायी वैकेंसी को पूरा करें। अगर आपको इस योजना को लागू ही करना है तो पहले हमारी स्थायी वाली योजना के अलावा इसको करें, तब तो जो है इसको राष्ट्र स्वीकार करेगा, और नहीं तो इस सैनिक तो कभी स्वीकार करेंगे नहीं। बहुत सुंदर शब्दों में आपने बात को रखा योगेन जी। तो अपील इस देश के कर्णधारों से, बाकी चीजों से प्रयोग कर लीजिए, फौज से प्रयोग मत कीजिए। जो रेगुलर नियुक्ति का तरीका था उसको वापस बहाल कीजिए। उसके अलावा कोई पायलट टेस्ट करना हो कर लीजिए। जो बच्चे बेचारे आधे रास्ते में अटके हुए हैं उनको तो सबसे पहले उनको तो प्रक्रिया को पूरा कीजिए। और ये बच्चों को धमकाना, उनके बारे में केस और ये सब चीजें, ये शोभा नहीं देती किसी एक देश को, उसके भविष्य का अच्छा लक्षण नहीं। तो अपील इस देश के कर्णधारों नेताओं से कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी इस स्कीम को रोक लीजिए, इसको एक एक्सपेरिमेंटल पायलट स्कीम, एडिशनल स्कीम बना लीजिए, सामान्य चीज चलने दीजिए। और अपील युवाओं से भी, हिंसा नहीं, देश की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई तोड़फोड़ नहीं, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। हिंसा से कोई चीज आगे नहीं बढ़ती, हिम्मत से बढ़ती है। हिम्मत से हम करें, अपना शांतिपूर्वक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखें। ये अपील करते हुए हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। सामान्यतः मैं बातचीत 20-25 मिनट किया करता हूँ, लेकिन आज आप दोनों का सानिध्य मिला और इतनी अच्छी बातचीत चली कि पता ही नहीं लगा। अभी मैंने देखा कि 1 घंटा हो गया हमें बातचीत करते हुए। इतनी सुंदर बातचीत, इतनी गंभीर, क्योंकि टीवी प्रोग्राम इस सब में तो चिल्ला चिल्ली होती रहती है एक दूसरे के ऊपर। हमें तो ज्ञान प्राप्त करना था और आप दोनों से सुंदर ज्ञान मिल नहीं सकता था। जनरल कादियां, भाई योगेंद्र सिंह यादव, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय 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 हिंद सर। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच।